बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीओ में से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल 23। 23 की रिक्वायरमेंट्स देखें। प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द एबी स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब फॉर 2015। अब इस क्वेश्चन के लिए जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट था वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोगों ने कैसे बनाना है, वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो गया था। अभी जल्दी से हम लोग एक मरतबा बना लेते हैं इसके सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कहते हैं यू हैव agreed to take over the role of bookkeeper for the EB Sports and Social Club. The summarized statement of financial position on 31st December 2014 as prepared by the previous bookkeeper contained the following items. It means that तो मैंने वर्किंग करनी है 2015 के लिए, तो मुझे तमाम ओपनिंग बैलेंसेस इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल पोजीशन है तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर यूज हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एसेट्स में क्या चीज मौजूद है, हीट ऑयल स्टॉक फॉर क्लब हाउस, शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज, न्यू स्पोर्ट्स वेयर है आपके पास, यूज्ड स्पोर्ट्स वेयर है, इक्विपमेंट है फॉर ग्राउंड्समैन, उनकी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन बता दी गई, सब्सक्रिप्शन ड्यू और यहाँ पे नेट ऑफ एडवांस हमारे पास मौजूद है, फिर बैंक के बैलेंसेस आ गए, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, फिर जर्नल फंड्स एंड लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड फंड्स हमारे पास, पेएबल्स में शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज एंड स्पोर्ट्स वेयर्स के पेएबल्स यहाँ पे मौजूद हैं, फिर बैंक अकाउंट यहाँ पर हमें बताया गया। समराइज्ड फॉर द ईयर एंड टू 31 दिसंबर 2015 कंटेन द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पर मौजूद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ शॉप एंड कैफे, सेल ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, हायर ऑफ स्पोर्ट्स वेयर एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट। ये मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ और कैश के आउटफ्लो के लिए जो पेमेंट्स वगैरह की गई वो रेंट एंड रिपेयर्स के लिए, हीट ऑयल स्पोर्ट्स वेयर, ग्राउंड स्पोर्ट्समैन सैलरी, शॉप एंड कैफे परचेजेस, ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट। देन you discover that subscription due figure at 31st December 2015, वो जो 200 उसने ड्यू अमाउंट बताई थी, was arrived at as follows। सर हम लोग अब मौजूद हैं 2015 में, तो कहते हैं 2014 में जो 200 की अमाउंट आई थी उनमें 2013 2014 के लिए अनपेड अमाउंट हमारे पास मौजूद थी 10 एंड 230। तो मतलब टोटल अनपेड अमाउंट जो हमारे पास मौजूद है वो 240 की। अब ये मेरा एसिड बन रहा है 240 का, ये ड्यू अमाउंट है, अनपेड है बाय द मेंबर्स, तो मेरे लिए ये रिसीवेबल है। और साथ में हम लोगों ने 2015 के लिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस रिसीव की है 40 की, तो ये नेट अमाउंट मेरे पास 200 बन जाती है। मतलब 240 का मेरा एसिड, 40 की मेरी लायबिलिटी, जब इसको नेट किया तो 200 का एसिड उसने जाके लिख दिया। फिर कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर एट 31 दिसंबर 2015। अब क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बताया गया कि 2013, 14, 15, 16 के बारे में हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं। देन सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर मोर देन 12 months शुड बी रिटर्न ऑफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2015। क्लोजिंग पेएबल्स एट 31 दिसंबर 2015 और ये पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, शॉप एंड कैफे इन्वेंटरी, स्पोर्ट्स वेयर, हीट ऑयल फॉर क्लब हाउस। फिर आपसे कहा गया 2/3 ऑफ द स्पोर्ट्स वेयर परचेजेस मेड इन 2015। अब देखिए ना तो क्लोजिंग बैलेंस की बात की गई ना ओपनिंग की, कहते हैं जो आप लोगों ने परचेजेस की है ना स्पोर्ट्स वेयर की इन टोटल, उसका 2/3 आप लोगों ने दे देना है एडिड टू इन्वेंटरी ऑफ न्यू स्पोर्ट्स वेयर। उसको न्यू स्पोर्ट्स वेयर की इन्वेंटरी में आपने शामिल करना है इन द फिगर गिवन इन द लिस्ट ऑफ एसेट्स अबव, एंड the remaining 1/3 had been added directly to the inventory of
used sports wear for hire. Assets balance is 31st December 2015 और वो हमारे पास हैं heat oil stock for club house, shop and cafe inventories, new sportswear, used sportswear. Half of the resulting न्यू स्पोर्ट्सवियर मतलब कह रहे हैं कि ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ न्यू स्पोर्ट्सवियर का बैलेंस इनका हाफ न्यू स्पोर्ट्सवियर फॉर सेल एट कॉस्ट एट 31st December 2015 is actually over 2 years old. You decided with effect from 31st December 2015 to transfer these older items into the inventory of used sportswear at a valuation of 25% of their original cost. No cash balance are held at 31st December 2014 and 15. The equipment for the ground person is to be depreciated at 10% per annum on cost. अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपने तसल्ली से सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपने चलने इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए अगर आप लोग देखें, आपके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी अभी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अब आपने ना सिर्फ पोस्टिंग की तरफ जाना है कि आपने क्वेश्चन को के मेन पेजेस को किस तरह से फिल करना है। अगर आप लोग देखें, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के देना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के देनी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो भाई ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस का रोल प्ले करेंगे सारे के सारे। मुझे यहां से पता चला इक्विपमेंट फॉर ग्राउंड्समैन कि एडजस्टमेंट्स में सिर्फ डेप्रिसिएशन बताई गई थी, इसके अलावा क्या कुछ और था इसमें? एक एडजस्टमेंट्स के अलावा कि हम लोगों ने इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एट कॉस्ट, उसके अलावा ग्राउंड्समैन इक्विपमेंट की कोई बात नहीं की गई। तो हम सिंपली इसको जाके सबसे पहले अकाउंट फॉर कर लेते हैं। किस तरह से इसको अकाउंट कॉस्ट इसका 10% चार्ज करें 500, ये 500 यहां पर आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, तो मेरे पास जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट 5000, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 4000 और मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये इक्विपमेंट कितनी अमाउंट से जाके रिकॉर्ड हो जाएगा 1000 से, और 500 कहां चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा एक्सपेंसेस के तौर पर। तो ये दो चीजें आप सबसे पहले जाके इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में आप चेक भी साथ साथ करते जाइएगा। ये देखें, ये आपके पास 500 आ गया और साथ में आप लोगों ने ये 1000 का इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर दिया। ये बात समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पर बेटा पोस्टिंग के आपको मार्क्स मिलते जाने हैं, तो जितना हो सके मैक्सिमम आप लोगों ने यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास सब्सक्रिप्शन की बात की गई, बैंक के बैलेंसेस बता दिए गए। करंट अकाउंट का बैलेंस आपके पास 1000 है और आपके पास डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस 10,000 है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो भाई टोटल रिसीट्स हमने कितनी की 39800 की, ये टोटल रिसीट्स है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास करंट अकाउंट होता है ना, इसमें से डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो आपने यहाँ पर करंट अकाउंट में 1000 प्लस 39800 एंड लेस कर देना है आपने इसमें से 39500। तो आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा 1300 और आपके डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, यहाँ पर ओपनिंग कितना था 10,000 और इसमें से आपने डिपॉजिट किया 6000 मजीद, तो आपका टोटल डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया 16,000 डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस हो गया और करंट अकाउंट का बैलेंस 1300। ये जाके अपने करंट एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड कर दें 1300 एंड 16,000। क्लियर?
नेक्स्ट देखें, अभी हम वो चीजें अकाउंट फॉर कर रहे हैं जो बहुत सिंपल सी हैं और इजीली हमें उनसे मार्क्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये सारी सब्सक्रिप्शन की बातें कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के हवाले से, और एंड पे आपसे क्या कह रहा है, क्लोजिंग पेबल 31 दिसंबर। तो ये सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज में जाएंगे और ये तीनों लायबिलिटीज हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, करंट लायबिलिटीज और ये तीनों लायबिलिटीज, शॉप एंड कैफे इन्वेंटरीज, स्पोर्ट्स वेयर, हीट ऑयल फॉर क्लब हाउस, ये जाकर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेनी है। 800, 450 एंड 200। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, फिर यहां पर आया और आपसे कहता है एसिड बैलेंस 31 दिसंबर, ये एसिड्स के बैलेंसेस हैं। तो कहां पे जाने चाहिए इनको, ये हमारे करंट एसिड के पार्ट बनेंगे। उनमें क्या चीज, हीट ऑयल स्टॉक फॉर क्लब हाउस, शॉप एंड कैफे इन्वेंटरीज। लेकिन जहां पे ना थोड़ा सा रुक जाना है, इसीलिए हमने क्वेश्चन को पहले पढ़ा था कि यहां पर वो हमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट से बता रहा है कि भाई हाफ ऑफ द रिजल्टिंग से मुराद है कि भाई जो ऊपर मैं आपको बता रहा हूं उसमें से हाफ हमने ट्रांसफर कर दिया कहां, यूज्ड स्पोर्ट्स वेयर के पास। तो हाफ ट्रांसफर कर दिया तो इसमें से हाफ माइनस कर दें, तो मेरे पास न्यू स्पोर्ट्स वेयर की इन्वेंटरी कितनी आ जाएगी। ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, ये हाफ किसके पास ट्रांसफर हुआ, जो लेकिन यूज के पास ये 25% के हिसाब से हुआ। यूज के पास 2000 की एडिशन नहीं करनी। उसने क्या कहा था, यूज्ड में जब लेकर आए to transfer these older items into the inventory of used sportswear at a valuation of their, तो 2000 का 25%, तो ये 500 यहां पर आ जाएगा। तो यूज्ड स्पोर्ट्सवेयर की इन्वेंटरी हमारे पास कितनी हो जानी है, बात क्लियर। ये दोनों आपके करंट एसेट बन जाएंगे। अब यहां पर एक और चीज आती है कि 2000 की इन्वेंट्री मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं दूसरे अकाउंट में जाके रिकॉर्ड कर रहा हूं 500 की। तो ऐसा नहीं है जो जैसे मुझे 1500 का लॉस हो गया है तो वो लॉस अलग से जाके रिकॉर्ड कर दो। ऑलराइट, करंट एसेट्स में अब हम लोग न्यू स्पोर्ट्स वेयर को जाके रिकॉर्ड करेंगे 2000 पे, यूज्ड स्पोर्ट्स वेयर को रिकॉर्ड करेंगे 1500 पे। लेकिन ये जो डिफरेंस आया है 2000 से 500 के दरमियान का, ये आपका 1500 का लॉस है, ये आपने एक्सपेंसेस के तौर पे जाके चार्ज कर देना है। ऑलराइट, अब यही चीजें आपने यहाँ पे लिख देनी है, फौरन जाके लिख लिया करो अपने पास। और ये जितनी अमाउंट्स आप लिखते जा रहे हैं आपको इनके मार्क्स मिलते जा रहे हैं। न्यू स्पोर्ट्स वेयर 2000 से एंड यूज्ड स्पोर्ट्स वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक बात गौर से देखें तो मुझे ना न्यू स्पोर्ट्स वेयर उन्होंने कहा था कि फॉर सेल एंड यूज्ड स्पोर्ट्स वेयर फॉर हायर, मतलब वो रेंट पर हम लोग दे, तो अर्निंग करते हैं हम उनसे। तो बेटा जब अर्निंग करते हैं ना, तो अब आपने जो क्लोजिंग स्टॉक लेने हैं ना, उसने जो बताए हुए हैं उसके मुताबिक जाके फाइंड करना। क्लियर, इसके बाद वाले जो इफेक्ट्स थे और इनके ऊपर जो लॉसेस थे वो हम अलग रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपने यहां पर ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक 2000 रखना चाहिए न्यू स्पोर्ट्सवेयर का और यूज्ड का 1500 रखना चाहिए। आप इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लो ना, आप इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, इसके बाद वाले इफेक्ट को एंड पे एडजस्टमेंट फैक्टर, ये एडजस्टमेंट कर लिया है हम लोगों ने। ट्रेडिंग अकाउंट पे फर्क नहीं आना चाहिए, अदरवाइज सारा क्वेश्चन गलत कर रहा है। जहां पर आप ये सोचोगे ना कि मुझे इसका क्लोजिंग 2000, इसका क्लोजिंग 1500, तो ये वाला लॉस 1500 का भी इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इस वजह से आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जो उसकी एडजस्टमेंट है उसको अलग से लेके चले जाओ
एडजस्टमेंट से पहले जो उसका ट्रेडिंग अकाउंट है उसको अलग से लेके रखो। क्लियर है ये बात? तो अब क्लोजिंग बैलेंसेस अगर मैंने देखने होंगे वो 4000 1000 के मुताबिक जाके इसके ऊपर जो इनकम हम लोगों ने जनरेट की है वो 4000 1000 के मुताबिक देखेंगे। राइट, नेक्स्ट देखें। अब अगर आप लोग देखें तो मैं ये वाला सारा पोर्शन डील कर चुका हूं, कैश का बैलेंस है नहीं, मैं इसके साथ भी डील कर चुका हूं, ऐसे ही है ना। अब यहां पे आए, यहां से पता चला कि भाई ये वाले क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। अब आ जाए क्वेश्चन पे, स्टार्ट से ओपनिंग बैलेंसेस का पता चल गया। हम लोग आए अपने इधर सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ शॉप एंड कैफे, सेल ऑफ स्पोर्ट्सवेयर, हायर ऑफ स्पोर्ट्सवेयर, इन तीनों का मुझे पता चल गया। इन तीनों से भी तो इनकम आएगी ना मुझे, मैं इन तीनों का अकाउंट बनाऊंगा, इन तीनों का अलग से एक किस्म का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। इन तीनों की सेल्स के बारे में मुझे पता चल गया। अच्छा, मैंने देखा क्या सेल्स के हवाले से मेरे कोई रिसीवेबल्स नहीं थे, पेएबल्स जरूर मौजूद हैं इन तीनों के हवाले से, लेकिन मेरे कोई रिसीवेबल्स नहीं थे, ऐसे ही था ना। तो मैं जब इनका ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो देखिए शॉप, ये मेरे पास शॉप का बैलेंस आ गया, यहां पर ये मेरे पास सेल ऑफ स्पोर्ट्सवेयर, ये स्पोर्ट्सवेयर न्यू सेल, और ये हायर स्पोर्ट्सवेयर, ये इस तरह से आता है। अब देखिए तीनों की सेल्स का पता चल गया, रेवेन्यू, तीनों के रेवेन्यू कितने हैं, सेल ऑफ शॉप्स 20,000, सेल ऑफ स्पोर्ट्सवेयर एंड हायर ऑफ स्पोर्ट्सवेयर। क्लियर? अब इनकी कॉस्ट ऑफ सेल की अगर बात करें तो तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए यहां पर चले गए। ओपनिंग बैलेंसेस देखिए, शॉप एंड कैफे इन्वेंटरीज ओपनिंग कितना, न्यू स्पोर्ट्सवेयर का ओपनिंग, यूज्ड स्पोर्ट्सवेयर का ओपनिंग, तो ये जाके लिखें 7 3 एंड 0.75, 7 3 एंड 0.75। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आ जाएंगे इनकी परचेजेस और इसमें से लेस कर देंगे। क्लोजिंग का पता कहां से चलेगा, ये देखें ये क्लोजिंग बैलेंसेस थे, शॉप एंड कैफे इन्वेंटरीज, ये वाले 31 दिसंबर को, वो कब के थे, अच्छा ये पेएबल्स है हमारे पास, वो परचेजेस के काम आएंगे। अच्छा, शॉप एंड कैफे इन्वेंटरीज 5000, अच्छा ये 4 एंड 1 जाके लिखो इधर, 5 4 1, 5 4 1। अब इन्होंने लेस हो जाना है। अब बात करते हैं परचेजेस की। परचेजेस के लिए पेएबल्स के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपको, कैफे के पेएबल्स के अकाउंट्स अलग से बनेंगे और स्पोर्ट्स वियर के पेएबल्स के अकाउंट्स। अब यहां पे पेएबल्स, शॉप एंड कैफे पेएबल्स हैं 1000 के, यहां पे आ गया, और चलिए 1000 कंप्लीट। स्पोर्ट्स वेयर के लिए 300, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, क्या इनसे रेलिवेंट कोई और वैल्यू इस पेज पर, और ऐसी कोई नहीं है। ओके, अच्छा अब आ गए पेमेंट साइड पर कि मैंने स्पोर्ट्स शॉप एंड कैफे परचेजेस के लिए कितना पे किया और मैंने स्पोर्ट्स वेयर के लिए कितना परचेज किया। क्लियर? 9,4500। ये 9,000 कहां चला जाएगा, और ये 4,500 कैश बैंक। फिर इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन जी। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस कहां से पता चलेंगे, ये पेएबल्स बताए गए।
तो शॉप एंड कैफे इन्वेंटरीज के लिए पेएबल्स, स्पोर्ट्स वेयर के लिए पेएबल्स, तो क्या मैंने इन दोनों को भी रिकॉर्ड कर नहीं लिया? तो जैसे ही कोई अमाउंट आप क्वेश्चन में से रिकॉर्ड करते जाएं, उनको टिक करते जाएं। अब ये पेएबल्स से लायबिलिटीज के तौर पे भी मैंने लिख लिए थे इनको, ठीक है। अब 800 एंड 450, यहां पर आ गया 800, ये मेरे पास आ गए 450। अब इन दोनों की परचेजेस बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आ जाएंगे। तो मैंने कैफे के लिए कितनी परचेजेस कर ली? 8800। कैफे की परचेजेस यहां पर 8800 से चली जाएंगी। यहां पे मैं 8.8, मैं अमाउंट इन ₹1000 ले रहा था वर्किंग में, तो यहाँ 8.8 आ जाएगा। अच्छा, इसकी परचेजेस देखिए मेरे पास कितनी आ जाती हैं जी? 1950। नहीं यार, क्या कर 4650। अच्छा, अब बेटा ये 4650 आपने यहां पे नहीं लेके चले जाना। अब इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट बताई गई थी। आपसे कहा गया था कि ये देखें, ये एडजस्टमेंट, 2/3 of the sportswear purchases made in 2015। तो हम लोगों ने कितने की परचेजेस की हैं? 4650 into 2/3 is equal to 3100। ये 3100 की परचेजेस हमने देनी है न्यू स्पोर्ट्सवेयर को, ऑलराइट। और जो रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास 4650 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, और ये हम लोगों ने देनी है हायर, मतलब ओल्ड स्पोर्ट्स वेयर। क्लियर? 3100 को यहां पर आके लिखेंगे 3.1 एंड 1.55। अब यहां से कॉस्ट ऑफ सेल पहले फाइंड करें, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके देनी है। तो 10.8, यहां पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.1 और ये वैल्यू हमारे पास आ जानी है 1.3। अब ये लेस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट्स की वैल्यू। अब देखिए एक्सपेंसेस में से देखें ना, कोई ऐसे एक्सपेंसेस उसने नहीं बताए जो हम लोग अपनी शॉप एंड कैफे को चार्ज करें। अगर ऐसी कोई बात हो तो आपने प्रोपोर्शनेट कर देनी है। सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो आपसे कह दे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने 30% शॉप एंड कैफे को चार्ज करना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वो आके लिखेंगे, और रिमेनिंग 70% आपने अपने एक्सपेंसेस में जाके लिख देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर कभी ऐसी बात हो तो एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट करें। लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक्सपेंसेस की ऐसे कोई बात नहीं थी, तो सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को दे देना। अब यहां से देखें, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 20 10.8 इज इक्वल टू 9.2, यहां से 5 2.1 इज इक्वल टू 2.9, 3 1.3 इज इक्वल टू 1.7। ये आपकी इनकम है और इनकम में जाके आपने ये लिख देनी है। क्लियर? ये जरा चेक करें, शॉप एंड कैफे 92 29 1.7। ऑलराइट, एनी इशू? आपने मेजर पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इनकम में क्या चीज आपके पास रह जाती है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने वैसे लास्ट में भी सीख ली थी, लेकिन यहां पर देखें, यहां पर हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मिल जाएंगे इस एडजस्टमेंट से, और साथ में सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसीव कितने की है उसका पता कहां से चलेगा? रिसीव 11,000। 11,000 हम लोगों ने रिसीव की, कौन सी साइड पर आएगी?
बैंक 11,000। अब बात आती है ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की। भाई उसने आपको नेट एसिड के तौर पे 200 बता दिया था ऊपर अपनी बैलेंस शीट में। अब यहां से अमाउंट से लेंगे। भाई मेरे पास ये 40 की मेरे पास लायबिलिटी ब्रॉट डाउन, और यहां से 240 का मेरे पास एसिड ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, अब जब कैरी डाउन बैलेंस लिखने के लिए गए, कैरी डाउन बैलेंस, भाई ये तो आपकी लायबिलिटी बन गई 200 जो आपने 2016 के लिए रिसीव करके, ये 200 आपने यहां पे लिख दिया और फौरन अब देश अकाउंट्स में लिख लिए। यहां पे पता चल गया कि ये मेरी करंट लायबिलिटी भी है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 200 करंट लायबिलिटी के तौर पे जाके लिखेंगे। फिर बात आती है इन तीनों की, तो ऐसा नहीं है कि मैं इन तीनों को ऐड करके लिख लूंगा। क्यों? उसने मुझे ये एडजस्टमेंट बताई कि भाई 1 जनवरी से ऑनवर्ड आपने ये सोचना है कि ऐसी सब्सक्रिप्शन जिसको 12 मंथ से ज्यादा का टाइम हो गया ड्यू हुए, वो आपने राइट ऑफ कर देनी है। तो 2013 में 10 था, अभी भी वो 10 मौजूद है, हमने इसको बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड करना है। ये बैड डेट चला जाएगा, ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट नहीं बनेगा। इसी तरह से 2014 वाला 20, इसे भी 12 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। ऑलराइट, तो ये भी मेरे पास बैड डेट के तौर पे चला जाएगा। तो यहां से ये देखें, आपने आइडेंटिफाई करते जाना है भाई ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में 30 जाके लिखूंगा। अब लिखना है आपने क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस अब कौन सा बच जाता है आपके पास? अब ये 90 आपको पता है कि ये मेरे पास मेरा करंट। अब देखिए एक ही अकाउंट ने ना आपको पूरे आपके सॉल्यूशन में लेके जाना है। मैं इसी से रेलिवेंट कोई 4 अमाउंट्स लिखने जा रहा हूं, अगर वो 0.5 मार्क्स की भी हो तो मेरे 2 मार्क्स बनते हैं, सिर्फ एक एडजस्ट। क्लियर? तो भाई आपने ना स्टार्ट में ये नहीं सोचना कि 17 मार्क्स हैं और मुझे नहीं आते और 17 के 17 उसे देकर आ जाए। भाई 17 में से आपको 5 मार्क्स नहीं आते होंगे, 12 आते हैं और 12 तो लो ना उससे। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अब मुझे पता चल गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट चार्ज करूं, 10720। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड पर, ये एक्सपेंस साइड पर, ये करंट लायबिलिटीज, ये करंट एसेट्स। क्लियर? इनकी जाके रिकॉर्डिंग करते हैं। इनकम में देखें 10720, फिर एक्सपेंसेस में देखें बैड डेट, फिर फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम लोग गए, इसमें करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 90, करंट लायबिलिटीज में गए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ऑलराइट, अब जब आके आपने अपने क्वेश्चन को देखा तो यहां पे जरा देखें बेटा, ये लास्ट वाली दोनों एडजस्टमेंट्स हो गई, दोबारा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर आप लोग देखें तो भाई इन तीनों के अकाउंट्स भी बन चुके हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, ये बैलेंस शीट में चला गया है। लेकिन मेरे माइंड ने काम किया कि यार इसके एक्सपेंसेस की अमाउंट तो अभी मैंने नहीं फाइंड की ना, एक्सपेंसेस के अमाउंट के लिए ये यूज हो सकता है। तो हीट ऑयल, इसका आप एक अकाउंट बना लेंगे। अब ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है आपके पास? एसिड, तो कौन सी साइड पे इसका क्लोजिंग लिखें? ये आपके पास यहां पे मौजूद है। क्लियर? अच्छा, फिर अब आपने बेसिकली अब इसकी एडजस्टमेंट भी सारी कर ली, आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं। जब आप यहां पर पहुंचे तो आपको पता चला क्लोजिंग पेएबल है 31 दिसंबर 2015, शॉप सॉफ्टवेयर हीट एंड ऑयल फॉर क्लब हाउस। अब ये मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद थी, ये इन्वेंट्री की अगर बात करें तो ये मौजूद था। ये हीट ऑयल फॉर क्लब हाउस के लिए ये पेएबल्स मौजूद है मेरे पास। तो अगर इनके पेएबल्स का अकाउंट देखें तो ये मेरी लायबिलिटी के तौर पे देखिए, इन्वेंट्री का अकाउंट अलग बनाया जाता है और पेएबल्स का अकाउंट अलग बनाया जाता है।
तो आपने इसके पेबल्स का अकाउंट बना लेना था, साथ में आपने ये नेम जरूर लिखनी है यहाँ पर, हीट एंड ऑयल पेबल, हीट एंड ऑयल अकाउंट। क्लियर? अब पेबल ये मेरी लायबिलिटी है, 31 दिसंबर क्लोजिंग पर है, कहां पे लिखेंगे? ये 200 कैरी डाउन बैलेंस। ये बात समझ आ गई है? अब देखिए इससे रेलिवेंट हम सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, तो मतलब ये वाला मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर यहां पर जब हम लोग पहुंचे, सब्सक्रिप्शन से रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन हो गई, ये सब्सक्रिप्शन से रेलिवेंट हो गई है इंफॉर्मेशन। यहां पर आए, हीट एंड ऑयल के लिए मैंने पे कितना किया है? 4000। क्या इन्वेंट्री के अकाउंट में जाके लिखें? कहां पर? पेएबल्स के अकाउंट में। 4000 कौन सी साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर, यहां पर बैंक। ये बात क्लियर? अच्छा, अब यहां पर मैंने उसको टिक कर दिया कि जी इसकी एडजस्टमेंट्स हो गई। यहां पर आए, इससे रेलिवेंट ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे पास। जब इधर पहुंचे हम लोग इसकी बैलेंस शीट में, एसिड्स में देखें, मेरे पास इसका स्टॉक कितना अवेलेबल था, तो ये जो स्टॉक का मैंने अकाउंट बनाया था उसका ओपनिंग आ जाएगा 1000। और उसके अलावा देखें इससे रेलिवेंट लायबिलिटीज में ऐसी कोई बात नहीं है, 1000 का मेरे पास ओपनिंग आ गया, इससे पहले हमने इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना था। अब यहां से 1000 आ गया। क्लियर? ब्रॉट डाउन। तो मैंने इन टोटल हीट एंड ऑयल परचेज कितना किया होगा ड्यूरिंग द ईयर? 42। तो ये 42 यहां पे गया होगा, 1000 पहले से मौजूद था। क्लियर? उसमें से 700 रह गया, तो मैंने कितना कंज्यूम कर लिया? भाई ये मेरा एक्सपेंस है, हीट एंड ऑयल एक्सपेंस 4500। उसके अलावा अगर आप देखें, ये 200 मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूं, और ये 700 भी मैं अपने करंट एसेट में रिकॉर्ड कर चुका हूं। ऐसा है ना? सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, एक्सपेंस 4500 है। कहां पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हीट एंड ऑयल कंज्यूम्ड 4500। करंट एसेट्स में हीट एंड ऑयल 700, और करंट लायबिलिटीज के अंदर हीट एंड ऑयल से रेलिवेंट पेएबल्स ये 200। यहां पे रिकॉर्ड। क्लियर है ये बात? यहां पे कोई इशू? अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या चीज रहती है जो आपने अभी रिकॉर्ड करनी हो। अब यहां पे देखें, सब्सक्रिप्शन हो गई, बाकी ये सारी चीज, ये वाली एक इनकम रहती है 800। इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये 800 ही मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगा, और आपने जाके लिख देना है। साथ में एक्सपेंसेस में ये रेंट एज इट इज 6000 का लिख दो, ग्राउंड्स पर्सन सैलरी 10,000 एज इट इज लिख दो। ये तीन चीजें अब आपको मिल गई जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ आपने जाके लिख देनी थी। ये देखें, ये 800, ये 6000, ये 10,000, ये आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दी। अब सिर्फ एक नजर क्वेश्चन को देखो कि भाई क्या कोई चीज रह तो नहीं गई हमारे पास। रिसिप्ट साइड पूरी हो गई, पेमेंट साइड पूरी हो गई, सब्सक्रिप्शन, उनसे रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स वगैरह, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपने क्या करना है, जहां अपनी बैलेंस शीट में से ये बैलेंस उठाना है, एक्यूमुलेटेड फंड, ये एज इट इज जाके लिख देना है 23150। अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर देना है। ये देखिए, ये 23150 आपने एज इट इज जाके लिख दिया 23150। अब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करें, तो आप यहां पे देखें सारी इनकम्स की रिकॉर्डिंग हो गई, सारे एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग हो गई, सरप्लस कितना आ गया? तो यही 2790 आपने यहां पे जाके लिख देना है, ये 2790। अब अगर आप लोग देखें, आपके सारे एसेट्स की रिकॉर्डिंग हो गई, ये कैफे की इन्वेंट्री वगैरह भी 5000 ज्वाइंट पे दी हुई थी ये। अच्छा, सारे एसेट्स की रिकॉर्डिंग, फिर लायबिलिटीज एंड एक्यूमुलेटेड फंड्स वगैरह,
टोटल इक्वल आ गया और आपके एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।